आसान शब्दों में कहूं तो ये वो तरीका है, जैसे आप अगर प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपके लिए तनख्वाह बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा कहिए तो आनंद का विषय होता है। लेकिन केंद्रीय नौकरियों के अंदर तनख्वाह तो सही सही साल भर में बढ़ती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका बेस पे भी बढ़ा दिया जाए, ये कह दिया जाए कि इतना तो तनख्वाह आपको मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी, वो तय करता है पे कमीशन। कितने से कहां तक हम पहुंच गए आज के सेशन में हम इस बात का जिक्र तो करेंगे ही। और ये पे कमीशन अगर आया तो केंद्रीय कर्मचारी हो या पेंशन भोगी, उन सभी को कितनी आने वाले समय में तनख्वाह या पेंशन मिलेगी, ये एट्थ पे कमीशन तय करेगा। यानी कि एक तरह से मिनिमम अमाउंट तय कर देगा, पे मैट्रिक्स के हिसाब से बता देगा कि किस सेक्टर को क्या मिलने वाला है। ठीक है, माना जा रहा है कि 30 से लेकर 35% तक पेंशन और तनख्वाहें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे कैसे होगा, क्या अपडेट है आज के दौरान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और जो लोग बिल्कुल नहीं जानते पे कमीशन क्या होता है, तो हम बिल्कुल आपको बेसिक से भी बताएंगे कि इसमें क्या होता है। आज जिक्र क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। एक्सपेक्टेड है कि 1 जनवरी 2026 से एट्थ पे कमीशन लग जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले पे कमीशन का बनना जरूरी होता है, पे कमीशन के चेयरमैन का बनना जरूरी होता है। पे कमीशन के अंदर जो लोग ये डिसाइड करें कि तनख्वाह कितनी बढ़नी चाहिए, उन लोगों का आना जरूरी होता है, क्योंकि ये 10 साल में एक बार आता है। तो ऐसे में इसका चेयरमैन की कार्यप्रणाली, उसकी सारी व्यवस्थाएं समयबद्ध रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में 2026 जनवरी आने से पहले पहले क्या ये सूचना है कि चेयरमैन आया या नहीं आया? पता चले चेयरमैन ही नहीं आया, हम इंतजार कर रहे हैं तनख्वाह 1 तारीख से बढ़ेगी, तनख्वाह ही नहीं बढ़ी, तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं, उस विषय पर लोकसभा के मानसून सत्र में पहले ही दिन यह सवाल अनस्टार्ड प्रश्न के माध्यम से उठाया गया था, जिस पर वित्त मंत्रालय की तरफ से जवाब आया। और जो वित्त मंत्रालय का जवाब है वही आज के न्यूज का बड़ा आधार है। आप सभी जानते होंगे कि इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है और यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, अनस्टार्ड प्रश्न होते हैं। और जब अनस्टार्ड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आप उनके लिखित जवाब देते हैं, और लिखित जवाब जब आपको मिलते हैं तो वो कुछ ऐसी हेडलाइंस बना लेते हैं। तो इन्हीं हेडलाइंस में इस बार एट्थ पे कमीशन से जुड़ी हुई बात है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि एट्थ, सेवंथ, सिक्स्थ इन सब का क्या मतलब रहा, इनका प्रभाव क्या होगा, सारी बातें विस्तार से। लेकिन चूंकि साथियों 1 जनवरी 2026 को पे कमीशन आना तय माना जा रहा है कि सेंट्रल पे कमीशन आ जाएगा, और उसकी वजह से जो फायदे और नुकसान होंगे उसकी चर्चाएं भी होंगी। बाजार पे मतलब सरकार को कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, या फिर कौन से विभागों को इससे फायदा होगा, बाजार को क्या फायदा होगा, उनकी चर्चाएं होंगी। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से, इन सभी तमाम प्रकार की जो मिनिस्ट्रीज हैं, इनसे डिस्कशंस चल रहे हैं। और इसी विषय को लेकर के यह प्रश्न पूछा गया था लोकसभा के अंदर। अतारांकित प्रश्न संख्या 150 में एक सांसद हैं श्री TR बालू, उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि विल दी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, क्या वो बताने में मतलब इस बात के लिए वो होंगे कि वेदर द सेटिंग अप ऑफ द एट्थ पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज बीन नोटिफाइड विच वाज अनाउंस्ड इन जनवरी 2025। अब ये क्या कहानी है? असल मायने में अश्विनी वैष्णव जी ने 16 जनवरी के दिन ये जनता के सामने अनाउंस किया था कि सरकार ने बहुत पहले ही, वैसे तो समय इसका 2026 में पूरा हो रहा है, जो अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, उसके 10 साल पूरा होने से पहले ही सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8th पे कमीशन अनाउंस कर दिया है। मतलब एक तरह से सभी कर्मचारियों को यह खुशी की सौगात दी गई थी कि सभी लोग खुश हो जाओ, आप लोगों के लिए सरकार ने बहुत पहले ही सोचना शुरू कर दिया है। और आप लोगों के लिए सोचना शुरू कर दिया है, और इसके लिए जनवरी 2025 में अनाउंसमेंट आ गया था। तो इसी पर पूछा गया था प्रश्न मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि कृपया करके आप बताएंगे कि केंद्र सरकार ने अभी तक उस प्रकार की कोई कार्रवाई की है क्या, क्योंकि अभी तक 6 महीने निकल गए हैं और अभी तक कोई भी ऐसा चीज निकल कर दिखाई नहीं दे रहा है। टाइम बाई विच चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ 8th CPC वुड बी अपॉइंटेड, क्या हमें पता चलेगा कि कब तक चेयरमैन और उसके सदस्यों को अपॉइंट किया जा सकेगा? क्या इसका टाइम रिवाइज होने वाला है? ये प्रश्न पूछे गए थे, जिसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से दिया गया, श्री पंकज चौधरी जी द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट, ये डिसाइड हो चुका है कि 8th पे कमीशन आएगा, और इसके लिए इनपुट्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन सबसे मांगा जा रहा है। ऐसे में चेयरमैन और मेंबर ऑफ 8th जो CPC है, उनको जैसे ही सरकार 8th CPC को नोटिफाई करती है, अभी क्या है, सेंट्रल पे कमीशन को नोटिफाई नहीं किया गया है, तो नोटिफाई नहीं किया गया है तो ऐसे में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं। अगर वो नोटिफाई कर देंगे, हम अपॉइंटमेंट्स कर देंगे, और जैसे ही ये इंप्लीमेंटेशन होगा उसकी रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया जाएगा। तो अब चीजें कहां अटकी?
सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया, नोटिफाई नहीं किया, यानी घोषणा हो गई, कागजों में नहीं आई। मतलब नेताजी ने घोषणा कर दी, वैष्णव जी ने घोषणा तो कर दी कि सरकार ने ऐसा किया है, 8th पे कमीशन बनाने जा रही है, लेकिन घोषणा के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन के नाम पर नोटिफाई नहीं किया अभी तक। नोटिफाई जब होगा तब विभाग को काम मिलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है वो सीपीसी का गठन करेगा। तो अब उसको ये टास्क दिया जाएगा कि हाँ भाई आप बनाना शुरू करो, ठीक है, तब जाके 8th पे कमीशन एग्जिस्ट करने लगेगा। तो अश्विनी वैष्णव जी ने साल 2025 की शुरुआत में ये बात करते हुए अनाउंसमेंट किया था कि प्रधानमंत्री जी ने 8th पे कमीशन को सेंट्रल कर्मचारियों के लिए अनाउंस कर दिया। अच्छा, अब क्या ये राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होता है? तो जैसे ही यहां होता है तो सकल प्रभाव से राज्य सरकारें भी इन्हें मानने लग जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी इनके ट्वीट्स को रिप्लाई करते हुए कहा था कि हाँ, हम देश को अच्छा बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। अब पे कमीशन के बारे में थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। साथियों, 1946 में पहली बार पे कमीशन को बनाया गया था। उसके बाद हर 10 साल में बनाने का निर्णय लिया गया। क्यों? क्योंकि देश में महंगाई इतनी बढ़ती चली जाती है, देश के अंदर और भी तमाम प्रकार से एम्प्लॉयज के खर्चे हैं, देश की तरक्की है, उन सबको एडजस्टमेंट समायोजित करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो सरकारों ने तय किया कि हम ये तय करते चलें कि हम कितनी तनख्वाह मिनिमम अपने कर्मचारियों को देते आएंगे। देश की आज़ादी के बाद से अब तक 7 पे कमीशन आ चुके हैं। 1957 1959 के बीच में आया, फिर 70 से 73 के बीच में आया, ऑलमोस्ट 10 साल के अंतर में। 70 के बाद में फिर 83 में आया, थोड़ा अंतर ज़्यादा हो गया। इसके बाद में 83-86 के बीच में, मतलब 83 में आया, 86 में नोटिफाई, मतलब वो चालू हुआ, इस तरह से रिकमेंडेशन चालू हुई, अप्लाई हुई। फिर 86 के बाद में 94 में आया, 97 में अप्लाई हुआ। फिर 97 के बाद में 96 में आना, 97 के बाद में 2007 में आना था, 2006 में आया और 8 में उसकी रिकमेंडेशन लागू हुई। 8 के बाद में 2016 के लिए, तो मतलब यहां से 8 और 8 16 ही हो गया सीधा, मतलब कि 8 साल के अंदर अंदर ही आ गया था। फिर इसके बाद में अब 16 के बाद में 26 वाला जो है 1 जनवरी वाला, उसको 25 में अनाउंस कर दिया गया। तो उसके लिए ऐसा ही लिखा जाएगा 2025-26, ठीक है ना। तो ऐसा करके सरकार ने इसको अनाउंस किया। तो पहली बार जब आया था तो मई 1946 में अनाउंस हुआ, 47 में लागू हुआ। उस समय श्रीनिवासन वृद्धाचार्यर जो है वो इसके चेयरमैन हुआ करते थे। उस समय बेसिक सैलरी, मिनिमम सैलरी तय की गई 55 रुपए और मैक्सिमम सैलरी तय की गई 2000 रुपए महीना। इससे लगभग 1.5 मिलियन लोगों को, यानी कि 15 लाख कर्मचारियों को लाभ हुआ था। इसके बाद सेकंड पे कमीशन आया 57 से 59 के बीच में, जिस समय पर मिनिमम सैलरी तय की गई 80 रुपए पर मंथ। इसके बाद में थर्ड पे कमीशन आया जिसमें मिनिमम सैलरी तय की गई 185 रुपए पर मंथ। ऐसे ही फोर्थ पे कमीशन आया जिसके अंदर चेयरमैन थे सिंघल, पीएन सिंघल, और इस समय पर मिनिमम सैलरी 750 रुपए तय की गई। फिफ्थ पे कमीशन जब आया तो 2550 रुपए से सैलरी, मतलब पे कमीशन तय किया गया, तनख्वाह बेसिक पे तय की गई। सिक्स्थ पे कमीशन जब आया तब बेसिक सैलरी 7000 रुपए कम से कम, यानी कि इतनी सैलरी तो मिनिमम वेज के रूप में मिलेगी ही कर्मचारियों को, ये तय हुआ, और अधिकतम 80,000 तय हुआ। और सेवंथ पे कमीशन आया तब 18,000 रुपए मिनिमम वेज तय किया गया और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए पर मंथ तय किया गया। तो इस प्रकार से सेवंथ पे कमीशन। अब एक यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने यहां देखा कि सिक्स्थ से सेवंथ में जब आप गए तो यहां पर आप लगभग देखें कि तनख्वाह कितनी बढ़ गई, 7,000 से 18,000 बेसिक, जो बेसिक पे है ना वो बढ़ गई। 7 दूनी 14 और 2.5, लगभग 2.5 गुना के आसपास तनख्वाह बढ़ी है। अगर आप ये देखें तो कितना, 2.5 गुना के आसपास बेसिक पे बढ़ी है। ये वो है जिसके ऊपर अन्य पर्क्स दिए जाते हैं, यानी कि इसके ऊपर ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा, एचआरए वगैरह इन बेस पे पर ही दिया जाता है ना। तो ऐसे में अगर आप देखें तो 2.5 गुना तनख्वाह बढ़ी। ऐसे ही 7,000 से पीछे चलते हैं, 7,000 से पीछे चले तो 2550 से आप 7,000 की यात्रा किए हैं। 2550 से 7,000 की 25, 50, 75, लगभग 2.25 गुना सैलरी बढ़ी यहां पर भी, है ना। ऐसे ही अगर आप चलें तो 2500 से पहले 750 से 2500 तक चलें, 7 या 21, लगभग 3.25 टाइम्स सैलरी यहां पर बढ़ी। तो ये जो मैं टाइम्स बता रहा हूं ना, कितनी तनख्वाह बढ़ती है हर 10 साल में, ये जो मैं गुणा कर रहा हूं कि कितने टाइम्स सैलरी बढ़ी, ये जो मल्टीप्लाई मैं नंबर कर रहा हूं, इसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर।
अब जैसे मैंने बताया ना 2500 सैलरी है, बढ़कर के यहां पर कितनी हो गई थी 7000, तो 2500 से 7000 की यात्रा ऑलमोस्ट 2.5 गुना। तो ये फिटमेंट फैक्टर 2.5 कहलाया। फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि कितना तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है, महंगाई का मल्टीप्लाई करवा करके दिखाया जाता है। ऐसे ही 7000 से 18000 की जो यात्रा हुई, इसमें भी लगभग 2.5 गुना के आसपास तनख्वाह बढ़ी। तो अब प्रश्न क्या बनेगा कि आने वाले समय में जो बेस पे होगा वो कितना होगा। तब ये 18000 है, तो 2.5 का औसत आ रहा है, एक बार 3 के आसपास गया है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2.8 के आसपास फिटमेंट जा सकता है। भाई यही है ना, 2.5 से नीचे नहीं जाओगे, 3 से ऊपर नहीं जाओगे। अगर 3 गुना बढ़ती है तो लगभग तनख्वाह हो जाएगी 54,000 रुपए। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 आता है तो तनख्वाह बढ़कर के 54,000 रुपए बेस पे हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर को चेक किया जाता है और यही से एक्सपेक्टेशन जनरेट होती हैं कि जैसा होता आ रहा है अगर उसे देखें तो बेस पे कितना बढ़ सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि बेस पे को इतना बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो 7th पे कमीशन जब आया था तब लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ हुआ था और 53 लाख पेंशनर्स को। इनमें 14 लाख सेना के अंदर फौजी थे और 18 लाख पेंशनर्स थे सेना के, जिनको आप शामिल कर सकते हैं। तो वेतन आयोग कैसे ये तनख्वाह बढ़ाता है? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर इतनी तनख्वाह एकदम बढ़ जाएगी तो सरकार पर बहुत बोझ आ जाएगा। नहीं, सरकार ऑलरेडी डीए देते हुए चल रही होती है, महंगाई भत्ता देते हुए चल रही होती है। जैसे जैसे देश के अंदर ये तय होता है कि इस साल की महंगाई इतने प्रतिशत बढ़ी, अपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हुए आते हैं ना, जिसमें आरबीआई ने कह रखा है कि महंगाई 2 से लेकर 4% प्लस माइनस 2 होनी चाहिए, यानी 4% से लेकर 6% के बीच में बढ़नी चाहिए महंगाई। के बारे में हमने एक फैक्ट ले रखा है ना। तो महंगाई जितनी बढ़ रही होती है ऐसे ही सरकार हर साल तनख्वाह में महंगाई भत्ता ऐड करते जा रही होती है बेस पे के ऊपर। तो बेस पे प्लस महंगाई भत्ता। अब आप ऐसे समझ के चलिए कि बेस पे 100 रुपए है, उस पर 6% बढ़ गया तो 106 रुपए हो गया। अगले साल में फिर बेस पे बढ़ गया, फिर बढ़ते चले गए, तो एक प्रकार से आपका हर 10 साल में एक बेस पे बढ़ गया। तो बेस पे बढ़ता चला जा रहा है महंगाई के ऊपर। तो ये एक सीएजीआर की तरह से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हो गया। इतना परसेंट 6% अगर आप 10 साल के हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे तो वो तो 10 साल में बढ़कर आता है। बाद में सरकार उसी को उठा करके आपकी बेस पे बना देती है। तो महंगाई प्लस महंगाई भत्ता प्लस आपका बेस पे, तो जो महंगाइयां 10 साल तक जुड़ती चली गई, तो 106 पर 6, फिर उस पर जो जो 6 छगुना को 36, तो जो नंबर निकल कर आ रहा है वो मतलब एक तरह से कहिए तो 13.6 पर फिर 6%। इस तरह से जो नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा, वो जो नंबर निकल कर आएगा सरकार उसी को जोड़ करके प्लस उसमें उस समय की महंगाई और जोड़ देती है और कहती है अब से आपका बेस पे इतना हुआ, अब इससे नीचे नहीं जाओगे। तो बट ऑब्वियस है, मतलब वो होता ही है। ठीक है, सरकार थोड़ा बहुत उसमें इंक्रीमेंट कर देती है, तो महंगाई दर को एडजस्ट करते हैं। हाँ, एक तरह से आपको आश्वासन रहता है कि इससे नीचे नहीं जाएंगे, तो आपकी क्षमता बढ़ती है कि आपको डर नहीं लगता कि तनख्वाह कम होगी। बाजार में अचानक वेतन की जब सिक्योरिटी आती है तो लोग खर्च करने निकल पड़ते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय से ये कहते हैं कि भाई कितना भी बेकार काम कर ले, इससे कम तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो वो एक प्रकार से उसका मोटिवेशन है कि हाँ भाई कम से कम ये तो सिक्योरिटी तो है ना। यही गवर्नमेंट जॉब की सबसे बड़ी खूबसूरती कही जाती है कि सब जॉब सिक्योरिटी होती है। अच्छा होने पर क्या मिलेगा ये बात हटा दो, वहां पे सब लोगों की एक जैसी तनख्वाह होगी, चाहे आप कितने भी बड़े तेजू हों, लेकिन उसके बावजूद कम तो नहीं होंगे। यही मान करके बहुत सारे जो काम को ये मानकर करते हैं कि ठीक है वहां जाके काम नहीं करना पड़ेगा, वो लोग सरकारी नौकरी को प्रेफर करते हैं। खैर, फिलहाल के लिए अगर 8th पे कमीशन आता है तो 8th पे कमीशन के अंदर सरकार की वजह से, मतलब इन नीतियों की वजह से तनख्वाहों का बढ़ना माना जा रहा है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। हाँ, एक शब्द हुआ करता था ग्रेड पे, आजकल उसको पे मैट्रिक्स से कन्वर्ट कर दिया गया, तो पे मैट्रिक्स में परिवर्तन आएगा, ये मैंने बता दिया। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा ये मैंने एक्सपेक्टेड बता दिया। कहा जा रहा है कई जगह पे 2.57 से, यही मैं आपको बोल रहा था, इसी के आसपास रहने की संभावना है। अब सवाल यह आता है कि फिटमेंट बढ़ गया या फिर तनख्वाह बढ़ गई तो इससे फायदा क्या होगा और लागू कब से होगा? तो ये तो जनवरी की तत्कालीन स्थिति है, लेकिन इसका फायदा किसको होगा? तो ओवरऑल तनख्वाह बढ़ेगी 30 से 35% के आसपास। इससे निश्चित ही बाजार को फायदा होगा। कैसे भाई? आपके पास पैसा होगा तो आप चाहे कार खरीदने जाएं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा होगा, रियल एस्टेट में जमीन खरीदने जाएंगे, घर खरीदने जाएंगे तो उस सेक्टर को फायदा होगा, बैंक को फायदा होगा कि आप ज्यादा पैसा निकालेंगे, ज्यादा जमा कराएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा होगा। तो इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर या फिर पे कमीशन आने के बाद बहुत सारे सेक्टर्स को उम्मीदें होती है। तो जैसे जैसे पे कमीशन लगता है ना, बाजार उसकी अलग खुशी मना रहा होता है कि हाँ भाई कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ गई, अब कर्मचारी एक साथ आएंगे। आप कहेंगे कि 140 करोड़ देश की आबादी है, उसमें अगर 1.25 करोड़ लोगों की तनख्वाह बढ़ती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दुनिया मतलब देश के अंदर सारे कर्मचारी सेंट्रल कर्मचारी नहीं है ना, उसकी वजह से फिर स्टेट गवर्नमेंट के भी लगभग उतने कर्मचारी मानकर चलो आप, और भी ज्यादा ही मानकर चलो।
तो अगर 5 करोड़ के आसपास देश के अंदर पूरे कर्मचारी और पेंशनर्स हों, तो इनका बढ़ा हुआ पैसा, 5 करोड़ लोगों की एक साथ तनख्वाह अगर बढ़ेगी तो बाजार में पैसा इन्फ्यूज होगा ना। इकोनॉमिक्स यही कहती है कि देश को अगर प्रगतिशील रखना है तो लोगों की खर्चने की कैपेसिटी बढ़ा दो, सब ऑटोमेटिक बढ़िया चलने लगेगा। तो सरकार तनख्वाह बढ़ाए या एक्सपेंडिचर, कुल मिलाकर के तनख्वाह बाजार में पैसा इन्फ्यूज करती है और सेक्टर ग्रो करने लगता है और बाजार उसे बहुत सकारात्मक रूप से लेकर चलता है। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को इसके बारे में जानकारी पता चल गई होंगी। बाकी ये हमारी रिसर्च थी, आपको कुछ और ऐड करना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें।